हेलो मास्टर ड्रीमर्स, आज तारीख है 11 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले एज ऑलवेज हम डिस्कस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कार्टून में बात क्या किस बात पर की जा रही है। कार्टून में पूरी पूरी दुनिया के साथ इशू क्या है कि वो कोविड-19 से परेशान है और वो उसी का सलूशन ढूंढने के पीछे अपना सर गड़ाए हुए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लिया है, मीन इन सब से उभर करके बाहर आ चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री कंट्री बन चुका है। मीन ऑलमोस्ट ये फर्स्ट वन है, ठीक। और एक और की भी देख क्या रहा है, कह रहा है कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं वो कर क्या रही हैं, इस कोरोना वायरस का सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और कितना परेशान है। अब हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। आर्टिकल में हमारे पास पहला आर्टिकल जो डिस्कस करने हैं उसके वो है रिगार्डिंग द G7 कंट्रीज़। तो G7 कंट्रीज़ बेसिकली पार्ट क्या होती हैं, कह रहे हैं ये 1970 के टाइम में होता क्या है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट जो सुपर रिच कंट्रीज़ के होते हैं, कह रहे हैं वो एक सभी एक साथ आती हैं और इस G7 कंट्रीज़ या G5 कंट्रीज़ को बनाती हैं। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बना ही क्यों था और इसके बनने के पीछे कारण क्या था। इसके बनने के पीछे कारण ये था अरब और इसराइलों के बीच में युद्ध होना। तो अरब और इसराइलों के बीच में होता है 1973 में वॉर होता है। तो ओपेक कंट्रीज़ जो कि अरब ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ओपेक कंट्री का भी पार्ट हैं। तो ओपेक कंट्रीज़ ने किया क्या कि इन्हें सबक सिखाने के लिए, मीन इसराइल और इसराइल के अलाइज कंट्रीज़ को सबक सिखाने के लिए किया क्या कि तेल की प्राइसेस में वृद्धि कर दी। मीन क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ क्या है कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ऑयल की प्राइसेस को रेज़ कर दिया। तो जैसे जो इसराइल की जो अलाइज इकोनॉमीज़ थी, कह रहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इसी ओपेक कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए कि उनकी हम जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं, कह रहे हैं वो अरब कंट्रीज़ के द्वारा कंट्रोल ना की जाए, तो इसकी वजह से वहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं आए थे, बल्कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक तरफ लेकर के आया गया। उस वक्त के फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट होते हैं, कह रहे हैं वो सभी को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस ओपेक कंट्रीज़ के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए और एक समूह का निर्माण करना चाहिए। तो उस वक्त की जो G5 कंट्रीज़, मीन जो सुपर कंट्रीज़ रहती हैं, कह रहे हैं कि वही प्रॉपर तरीके से बाहर आती हैं और इससे फाइट करने के लिए मीन उन कंट्रीज़ को एक साथ लेकर के आया जाता है। अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ उसका पार्ट थी, तो उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो सबसे पहले तो केवल यही 5 कंट्रीज़ पार्ट इसका थी, पहले यही केवल 5 कंट्रीज़ आती हैं 1970 के टाइम में। बट होता क्या कि आफ्टर द इनफॉर्मल डिस्कशन होने के बाद ये सब बदल जाता है और इस G5 से इसे G7 में बदल दिया जाता है 1976 में। अब 1976 में होता क्या है कि कनाडा और यूरोपियन कमीशन या आज के समय में यूरोपियन यूनियन, कह रहे हैं ये इसका पार्ट बन जाता है। तो 1976 में ये जो G5 कंट्रीज़ थी, जो इनफॉर्मल समूह था, कह रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से फॉर्मली G7 बन जाता है। अब G7 कंट्रीज़ के बाद ये G7 से G8 तक कब बनता है, जब रसिया इसका पार्ट बन जाता है। और रसिया इसका पार्ट कब बनता है, 1998 में। तो 1998 से लेकर के 2014 तक रसिया इस G7 या G8 कंट्रीज़ का पार्ट जरूर रहता है और बट 2014 में इसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वह क्रीमिया पर क्या करता है, एनेक्स कर लेता है, आक्रमण करता है और उसके भूभाग को अपने अधिकार में ले लेता है। और G7 कंट्रीज़ या हमारे जो G8 कंट्रीज़ थी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वैल्यू दिया जाता है कि मीन हम किसी भी अनदर कंट्री की टेरिटरी को हम एक्वायर नहीं करेंगे, ऐसा इनका प्रोविज़न रहता है। बट रसिया इसे वायलेट करता है तो रसिया को 2014 में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस वर्ष जो मीटिंग होने वाली है G7 कंट्रीज़ की, वो होना है यूएसए में। तो यूएसए में मिड जून में होना था G7 की मीटिंग, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट कहते क्या हैं कि अब हम इसकी मीटिंग मिड सितंबर में करना चाहेंगे और हम कुछ और कंट्रीज़ को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ और कौन सी कंट्रीज़ होंगी जिन्हें ऐड करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक तो हमारी सुपर रिच जो कंट्री है वो साउथ कोरिया है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। कह रहे हैं अगर हम इन 3 कंट्रीज़ को और प्लस रसिया को भी अगर हम इसका पार्ट बना लेते हैं, तो या तो हम G10 या फिर G11 कंट्रीज़ को फॉर्म करेंगे, क्योंकि G7 क्या हो गया, काफ़ी पुराना हो गया। क्योंकि 1970 के टाइम में जो सुपर रिच कंट्रीज़ हुआ करती थी, कह रहे हैं वो तो एक साथ आई और इस प्रकार के ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन आज क्या हुआ है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हुआ क्या कि अलग अलग कंट्रीज़ इमर्ज होकर के आ रही हैं, वो भी आज रिच कंट्रीज़ का पार्ट बन रही हैं। कह रहे हैं अगर हम उभरती हुई इकोनॉमीज़ को अगर हम इस समूह
समूह का पार्ट नहीं बनाते तो G7 काफ़ी आउटडेटेड है, हमें इसे अपडेट करना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार होस्ट करने वाले हैं, तो दैट इज़ वाई वो इस प्रकार उनके पास अधिकार है कि कब मीटिंग होनी चाहिए और कौन इसका चीफ गेस्ट होगा। जैसे जब फ्रांस बैरिट्स में जब हुआ था लास्ट ईयर, तो G7 की मीटिंग हुई थी, तो पीएम मोदी को वहाँ पर इनवाइट किया जाता बैरिट्स में, फ्रांस में हुआ था। तो अभी राइट नाउ क्या है कि यूएसए में होना है, तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क में ही हो, बट यूएसए के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये मिड जून से हटा करके इसको सितंबर में पोस्टपोन कर दिया जाए। आर्टिकल में फिर आगे बात क्या की जाएगी, आखिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी लेजिटिमेसी पर बात करते हैं। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि G7 से G11 लेकर के जाने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या वो सही है क्या? ठीक, फिर ये उन कंट्रीज़ का नाम बताते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक, अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर टर्की हो गया। फिर अगर एशिया की बात करें तो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। कह रहे हैं कि ये वो कंट्रीज़ हैं, कह रहे हैं वो जो पूरी तरह से उभरती हुई इकोनॉमी है, इनको E7 का भी नाम दिया जाता है इन सारी कंट्रीज़ को मिला करके। तो कहते हैं अगर हम इनको ऐड नहीं करते तो G7 का पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि G7 का पर्पस क्या था कि हमें इकोनॉमी को अपडेट करके रखना है, हमें इकोनॉमी को स्लो डाउन होने नहीं देना है। लेकिन G7 कंट्रीज़ के फॉर्मेशन के बाद भी 2007-8 का क्या हुआ था कि स्लो डाउन आ गया था, मतलब इकोनॉमी की क्राइसिस आ गई थी। जबकि G7 कंट्रीज़ का फॉर्मेशन किस लिए हुआ था कि हमें इकोनॉमी के स्लो डाउन को लाने ही नहीं देना है, लेकिन वो पूरी तरह से विफल होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि 2007-8 में ये वो है G7 कंट्रीज़ वो प्रिडिक्ट करने में असफल होती हैं कि 2007-8 में स्लो डाउन आने वाला है। तो इसकी वजह से ये आउटडेटेड हो चुका है, अभी हमें इसे अपडेट करना चाहिए। और जो सुपर रिच इकोनॉमीज़ हैं कह रहे हैं उसे इसका पार्ट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी वैल्यूज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, साउथ कोरिया हो गया वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, और इंडिया की अगर बात करें तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ही, कि यहाँ एक बड़ी पॉपुलेशन है, क्या है वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। तो इसी को मीन वरीता देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ऐसा कर लेते हैं कि हम इन कंट्रीज़ को इसका पार्ट बना लेते हैं। वो एक और कंट्री मीन रसिया को भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन रसिया चूँकि 2014 में G7 कंट्रीज़ ने उन्हें यहाँ से बाहर किया था, तो इसकी वजह से वो रसिया को पार्ट बनाने में सहमत नहीं हो रहे अदर कंट्रीज़। डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि रसिया को भी इसका पार्ट बना लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी G7 को G11 या G11 बना दिया है, जो G11 है, तो G11 के फॉर्मेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका पार्ट बनने वाली हैं, वो हमारे पास हैं साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। लेकिन जो अदर इस कंट्रीज़ के वो लोग हैं, मीन G7 कंट्रीज़ के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं, रसिया को आप बाहर रखो, केवल 3 कंट्रीज़ को अगर आप लेकर के आना चाहते हो तो आप लेकर के आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है और रसिया में डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उतनी वैल्यू दी नहीं जाती है, तो रसिया को इसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया कि इसमें जितने भी रेलिवेंट फैक्ट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट बात है डिस्कस करने के लिए, वो नीडेड अ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ अ पब्लिक हेल्थ केयर। अब ये ट्रांसफ्यूज़न ऑफ अ पब्लिक हेल्थ केयर, इसमें कहते हैं कि अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कुछ मीडिया हाउसेस ने कुछ हॉस्पिटल्स में स्टिंग ऑपरेशन किया, और वहाँ पे निकाला क्या कि कोविड-19 के पेशेंट का या तो इलाज नहीं किया जा रहा, अगर इलाज किया जा रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव तरीके से इलाज किया जा रहा है। तो राइटर कहते हैं कि इंडिया में कह रहे हैं ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कह रहे हैं ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए कि इंडिया में कुछ जगह पर फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी वो एक्सपेंसिव हैं, कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं कह रहे हैं वो बहुत अच्छा चार्ज करते भी हैं, क्योंकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है कह रहे हैं वही सस्ता है केवल, लेकिन जो इन अदर प्लेस है कह रहे वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कह रहे राइटर कहते हैं इसे आपको अंडरस्टूड करना चाहिए। लेकिन फिर राइटर आगे हमारी कैपेसिटीज़ को एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ 19 लाख के आसपास क्या है कि हॉस्पिटल के बेड हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पास 95,000 क्या है आईसीयू की फैसिलिटी है, और 48,000 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। मतलब अभी राइट नाउ जो कोरोना वायरस का प्रभाव है कह रहे हैं कि वो 3 लाख के आसपास बढ़ गया है। तो मतलब ज़्यादातर कोरोना वायरस का या कोरोना वायरस के पेशेंट का जो इलाज हो रहा है कह रहे हैं या तो वो वेंटिलेटर पर या फिर आईसीयू पर, अगर केसेस बढ़ जा रहे हैं तो कह रहे हैं उनको इन्हीं दोनों जगह पे डाला जा रहा है। तो इसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हैं कह रहे हैं वो ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से आपको बिल ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर हम इनिशियल स्टेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर हम किसी को बचा पाते हैं तो वहाँ पर पैसे बहुत कम खर्च हो रहे हैं।
फिर राइटर कहते हैं कि जब ये पैंडेमिक का टाइम पीरियड है, क्या हॉस्पिटल को वही चार्ज करना चाहिए जो पैंडेमिक के पहले चार्ज करते थे। कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि पैंडेमिक के पहले की सिचुएशन कुछ और थी, हमारी इकोनॉमीज तो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी, लेकिन अभी क्या है कि लोगों के पास के पैसे नहीं हैं और लोगों के रोज़गार छिन चुके हैं, तो हॉस्पिटल्स को भी थोड़े फीस में डिस्काउंट भी देनी चाहिए और एक मिनिमम कॉस्ट मीन जो उनका कॉस्ट प्राइस है और प्लस जो उनका लेबर चार्ज होता है, कह रहे केवल उतने पर उन्हें फंक्शन करना चाहिए, ताकि जो ह्यूमनिटी पर जो क्वेश्चन मार्क रेज हो गया है, कह रहे इंडिया उससे उभर करके बाहर आ जाए, क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे हैं वैसे भी उतना अच्छा है नहीं। गवर्नमेंट करती क्या है कि 1.3% केवल खर्च करती है अपनी पूरे जीडीपी का, जबकि राइटर कहते हैं कि इसे 2.6% खर्च करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अमेरिका हो गया 15% खर्च करता है, और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें और यूके की बात करें तो वहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है यूके में तो पूरा खर्चा यूके उठाता है, ना कि वो अपनी जेब से खर्च करता है। लेकिन इंडिया का केस क्या है कि इंडिया में लोग अपने पॉकेट से पैसा खर्च करते हैं, उन हॉस्पिटल्स पर उन डॉक्टर को अपनी जेब से पैसा देते हैं, तो पूरी तरह से एक गरीबी के बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 95% 98% तक का वहाँ पर क्या है कवरेज है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों की जेब से पैसा खर्च नहीं होता। जबकि इंडिया में क्या है कि 70% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, केवल 30% लोगों के पास है, और जिन लोगों के पास है भी कह रहे हैं उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस इंश्योरेंस कार्ड का या इस इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ का किस प्रकार से प्रयोग करना है, और इसका उतना अच्छा हाइपिंग हुई नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि 2.6% खर्च करना चाहिए सबसे बात कि अपनी जीडीपी का, ताकि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सके, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो केवल 7 रिच स्टेट्स में केवल बिलोंग करते हैं। 7 रिच स्टेट में अगर गणना करते हैं तो कहते हैं महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, और इस तरह के जो स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो कह रहे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कह रहे केवल इन्हीं 6-7 स्टेट्स में क्या है कि प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी है, अदर स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है तो हमारे अदर स्टेट में भी हेल्थ का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसका डबल खर्च करना चाहिए जो आज इंडिया खर्च कर रहा है। इंडिया अपने जीडीपी का केवल 1.3% खर्च करता है, जबकि इसे 2.6% या फिर 3% अपने इसका खर्च करना चाहिए, ताकि अदर स्टेट में भी प्रॉपर इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाए। ये वाले भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए है वो उतना रेलिवेंट नहीं है। इसमें बात करते हैं स्पोर्ट के रिगार्डिंग कि स्पोर्ट किस प्रकार से कंडक्ट करवाना चाहिए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई मेजर फैक्ट नहीं, सो डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, ये इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कई बार डिस्कशन हो चुका है कि एक माइग्रेंट लेबर को क्या की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उससे कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती हैं, तो उतना रेलिवेंट है नहीं, हम जो भी है हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में ये वाला आर्टिकल कल ही डिस्कस किए हैं कि रेसिज्म का इतिहास क्या है, कि अमेरिका में ये जो ब्लैक एंड वाइट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है कि ये कब से चला आता है, ये 1865 से चलता है। फिर 1909 में क्या होता है कि ब्लैक लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन को फॉर्म कर लेते हैं, और एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद 1954 वगैरह तक ये सारा कार्यक्रम चलता है। ये सब हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था, तो आज हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे चूँकि रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। फिर हमारे पास जो अनदर रेलिवेंट आर्टिकल है वो IBC 2016 के रिगार्डिंग है, कि क्या IBC 2016 है क्या कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है। तो IBC 2016 में होता क्या है कि अगर कोई कंपनी पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि 2016 वाले में कुछ सब सेक्शंस में 7 हो गया, 9 हो गया और 10A हो गया, कहने कुछ सेक्शंस में परिवर्तन किए हैं और उन्हें छूट दी है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो आपको उतना डेप्ट पे करना नहीं होगा। ठीक, तो बट राइटर कहते हैं कि नहीं, जब प्रीवियसली जो पैंडमिक के टाइम पीरियड के पहले जो कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, कह रहे हैं आपको उन्हें छूट नहीं देना चाहिए, बल्कि पैंडमिक के बाद जो कंपनीज़ हैं डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, कह रहे हैं आपको छूट केवल उनको देना चाहिए। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि जो अनदर अपनी गलती से जिनका डिफ़ॉल्ट हुआ है, कह रहे हैं वो भी इसी में बच करके निकलना चाहते हैं, कह रहे हैं आपको ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। इस वाले आर्टिकल में यही पूरी बात की जाती है। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो रिपीटिशन था हमने वो आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया है। और बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।